हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यानी कल्पना। रीड ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा टॉपिक यानी कल्पना। कल्पना क्या होती है या इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। उसे कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कल्पना कहते हैं। यानी कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसे हमारे पिछले अनुभव के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करना, उसे कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कल्पना कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में यानी विलियम मैकडूगल ने कल्पना के बारे में, कल्पना एक अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करती है। किसके संबंध में? यानी अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में कल्पना करती है। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। विलियम मैकडूगल कल्पना के बारे में बताते हैं, यानी कल्पना एक अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करना। डमविल के अनुसार कल्पना सब प्रकार की प्रतिमाओं को या प्रतिमा निर्माण को व्यक्त करती है। यानी कल्पना सब प्रकार की प्रतिमा निर्माण को व्यक्त करती है। क्या करती है दोस्तों? व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। कल्पना एक मानसिक और चेतन मन की या आश्चर्यजनक की, यानी जो इमेजिनेशन या मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया। जी, हमारे पिछले अनुभव के आधार पर हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब कल्पना की वर्गीकरण करते हैं, यानी कल्पना का वर्गीकरण किसके अनुसार? सर्वप्रथम यानी कल्पना का वर्गीकरण विलियम मैकडूगल के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार दोस्तों? विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण करते हैं। कल्पना यानी विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना दो प्रकार की बताई गई है। पहली पुनरुत्पादन कल्पना, दूसरी उत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादक कल्पना हमारी पूर्व अनुभव व स्मृति से संबंधित होती है, जबकि उत्पादक कल्पना हमारी नवीनता यानी जो नवीनतम स्मृति होती है उसके लिए संबंधित होती है। किसे? नवीनता के लिए संबंधित होती है। पुनरुत्पादन कल्पना हमारे पूर्व अनुभव व स्मृति से संबंधित होती है, जबकि उत्पादक कल्पना वो हमारे नवीनतम से संबंधित होती है। किससे होती है? नवीनतम से संबंधित होती है। उत्पादन कल्पना के भी दो भाग हैं, एक तो रचनात्मक कल्पना, दूसरा सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना में यानी वस्तु निर्माण में प्रयुक्त होती है। क्या होती है? वस्तु निर्माण में प्रयुक्त होती है। और कौन सी वस्तु होती है? भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे भवन, मकान। कौन सी वस्तुओं का निर्माण? जैसे भवन और मकान। यानी रचनात्मक कल्पना में वस्तु निर्माण में प्रयुक्त होती है जिसमें भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, भवन और मकान आते हैं। उसी प्रकार यानी उत्पादक कल्पना का दूसरा पार्ट कौन सा है? सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना में कविता, नाटक जो अभौतिक वस्तुओं के रूप में काउंटिंग होती है या गिनी जाती है, इनका निर्माण किया जाता है। सृजनात्मक यानी जो हमारी मानसिक चिंतन, जिसे कविता और नाटक के माध्यम से अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है जेम्स ड्रोवर के अनुसार कल्पना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसके अनुसार? जेम्स ड्रोवर के अनुसार। जेम्स ड्रोवर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसके अनुसार? जेम्स ड्रोवर के अनुसार। पहली है पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरी है आदनात्मक कल्पना। पुनरुत्पादन कल्पना वो हमारे पूर्व अनुभव व स्मृति से ही संबंधित होती है, जेम्स ड्रोवर के अनुसार भी, जबकि आदनात्मक कल्पना हमारे दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली जो कल्पना होती है उससे संबंधित होती है। कौन सी होती है? आदनात्मक कल्पना को ही उत्पादक कल्पना कह सकते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक ग्राही कल्पना और एक सृजनात्मक कल्पना। कौन सी? एक ग्राही कल्पना और एक सृजनात्मक कल्पना। यानी जेम्स ड्रोवर ने कल्पना के भी दो भाग बताए थे, एक तो पुनरुत्पादक कल्पना, एक आदनात्मक कल्पना या उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना होती है जो हमारे दैनिक कार्य में
प्रयोग होने वाली कल्पना से होती है। इसके दो भाग डिवाइडेशन है, एक ग्राही, दूसरा सृजनात्मक। सृजनात्मक कल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है। कार्य साधक कल्पना होती है जो हमारे विचार यानी विचारात्मक कल्पना, और क्रियात्मक कल्पना होती है जो हमारे भौतिक वस्तुओं का निर्माण करती है। उन भौतिक वस्तुओं में कौन कौन सी आती है? एक तो सैद्धांतिक आती है और एक व्यावहारिक आती है। कौन सी? एक सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक आती है। यानी जेम्स डोड के अनुसार कल्पना पुनरुत्पादक व आदनात्मक कल्पना बताई गई थी। सृजनात्मक कल्पना के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कार्य साधक कल्पना और एक सौंदर्यात्मक कल्पना। सौंदर्यात्मक कल्पना में यानी जो कलात्मक और मन तरंग जैसे हवाई किले बनाना, ऐसी कल्पना की जाती है। कौन सी है? इसमें कलात्मक और अनोखी कल्पनाओं की इच्छा हो जाती है, यह बनाना। ये हमारे कल्पना के वर्गीकरण थे। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार और जेम्स डोड के अनुसार कल्पना के वर्गीकरण दो भागों में डिवाइडेशन किया गया था। अब आता है कल्पना का स्वरूप, यानी कल्पना का स्वरूप और आकार कैसा होता है। कल्पना का स्वरूप के बारे में वुडवर्थ के अनुसार, यानी कल्पना के स्वरूप के बारे में वुडवर्थ का क्या विचार था? कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जो आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। यानी वुडवर्थ के अनुसार कल्पना का स्वरूप बताया विचार था, कल्पना एक मानसिक क्रिया होती है जो आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। उसी प्रकार दोस्तों मर्फी का विचार दिया था, एक मर्फी ने भी दिया था, यानी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कल्पना विचारों का नया और मौलिक सत्संग है, यानी सत्संग है। क्या है? सत्सर्ग है। यानी मर्फी के विचार के अनुसार कल्पना होती है जो विचारों का नया और मौलिक सत्सर्ग होता है। मैकडूगल ने कल्पना के स्वरूप के बारे में क्या है? दूर की वस्तुओं के संबंध में विचार करना कल्पना होती है। क्या होती है? विचार करना कल्पना होती है। यानी जो मैकडूगल के अनुसार एक परिभाषा दी गई थी, क्या है वो परिभाषा? यानी दूर की वस्तुओं के संबंध में विचार करना कल्पना होती है। उसी प्रकार डमविल का एक विचार है, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की जो हमारी इमेजिनेशन होती है या स्मृति होती है या मॉडल होता है, उन प्रतिमाओं का निर्माण करने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके अनुसार? डमविल का विचार था। किसने बताया था? डमविल ने बताया था। उसी प्रकार दोस्तों कल्पना की प्रकार और वर्गीकरण, यानी कल्पना की मुख्य यानी प्रकार कितने होते हैं और वर्गीकरण किया गया है। मुख्य कल्पना के प्रकार एक सक्रिय कल्पना होती है और एक निष्क्रिय कल्पना और एक पुनरुत्पादन कल्पना, यानी 3 प्रकार की कल्पना होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की कल्पना होती है, यानी कल्पना के प्रकार या वर्गीकरण। पहली आती है सक्रिय कल्पना। सक्रिय कल्पना में मन पुराने अनुभवों को नया रूप देने में सक्रिय प्रयास करता है, जैसे कविता, कहानी लिखना या नया सोचना। यानी सक्रिय कल्पना होती है वो हमारे मन में, यानी सक्रिय कल्पना में मन पुराने अनुभवों को नए रूप देने की प्रक्रिया या सक्रिय प्रयास करता है, जैसे कविता या कहानी लिखते समय कोई नई बात सोचना। दूसरे प्रकार का आता है हमारा निष्क्रिय कल्पना। कौन सा आता है? निष्क्रिय कल्पना। निष्क्रिय कल्पना मन में बिल्कुल निष्क्रिय रहती है। क्या रहती है? यानी निष्क्रिय कल्पना में मन हमारा बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय कल्पना में मन पुराने अनुभवों को नए रूप देने की सक्रिय प्रक्रिया होती है, और निष्क्रिय कल्पना में मन बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। उसे निष्क्रिय कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निष्क्रिय कल्पना कहते हैं। तीसरी आती है हमारी पुनरुत्पादन कल्पना। कौन सी आती है? पुनरुत्पादन कल्पना आती है।
पुनरुत्पादक कल्पना, इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यानी पुनरुत्पादक कल्पना होती है, उसमें हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम क्या होता है, यानी स्मृति होती है। जो पुनरुत्पादक कल्पना होती है वो हमारे पूर्व अनुभव और प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इसी कल्पना को स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना में स्मृति के द्वारा अनुभवों की प्रतिमाओं को जो कि तो चेतन मन में लाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो पुनरुत्पादक कल्पना होती है उसमें हमारे पूर्व अनुभवों प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इसे ही दूसरा नाम स्मृति दिया गया है। कल्पना में यानी इस कल्पना में स्मृति के द्वारा गत यानी जो पिछले अनुभव है उनकी प्रतिमाओं को जो क्या तो चेतन मन में लाया जाता है, यानी चेतन मन में लाने का प्रयास किया जाता है या लाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी चौथी कल्पना है उत्पादक कल्पना। इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उनमें कुछ नवीनता उत्पन्न की जाती है, जैसे कविता, निबंध लिखना या नया उत्पादन बनाना। यानी उत्पादक कल्पना में हमारे पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न की जाती है। उसके बाद हमारा आती है पांचवी कल्पना आती है, यानी अनुकरणात्मक कल्पना। कौन सी आती है? अनुकरणात्मक कल्पना। 5वें नंबर की कल्पना है अनुकरणात्मक कल्पना। अनुकरणात्मक कल्पना जो हमारे व्यक्ति दूसरे काम में केवल अनुकरण करता है, यानी ये जो अनुकरणात्मक कल्पना होती है उसमें कल्पना में व्यक्ति दूसरे के काम का केवल अनुकरण करता है। यानी जो अनुकरण करना यानी दूसरे के काम को एब्जर्वेशन करना। अनुकरणात्मक जो कल्पना होती है इसमें व्यक्ति दूसरे के काम को अनुकरण यानी जो केवल अनुकरण करता है या देखता है, एब्जर्वेशन करता है। ये इस प्रकार हमने कल्पना का डिवाइडेशन किया था, यानी 5 प्रकार से हमने कल्पना का डिवाइडेशन किया था। सक्रिय कल्पना और निष्क्रिय कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना, अनुकरणात्मक कल्पना। अब पढ़ते हैं कल्पना की विशेषताएं, यानी कल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। कल्पना की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है कल्पना एक सचेत यानी कॉन्शियस क्रिया होती है। क्या होती है? कल्पना एक सचेत क्रिया होती है जो भी मानसिक विकास की अंतिम अवस्था कहा जाता है। यानी जो हमारा मानसिक विकास है उसकी अंतिम अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे मानसिक विकास की अंतिम अवस्था कहा जाता है। कल्पना एक सचेत क्रिया है जो मानसिक विकास की अंतिम अवस्था है। कल्पना की दूसरी विशेषता है कल्पना एक प्रेरित क्रिया है जो पुराने अनुभवों पर आधारित है। किस पे? पुराने अनुभव पर आधारित है। यानी कल्पना एक सचेत क्रिया है जो मानसिक विकास की अंतिम अवस्था है। कल्पना एक प्रेरित क्रिया है जो पुराने अनुभव पर आधारित है। कल्पना की तीसरी विशेषता है कल्पना पुराने अनुभव का ही पुण्य निर्माण नहीं करती बल्कि नई रूप में निर्माण करती है। यानी कल्पना की तीसरी विशेषता कौन सी है? कल्पना पुराने अनुभव का पुण्य निर्माण नहीं करती बल्कि नई रूप में निर्माण करती है। इसे रचनात्मक या उत्पादक कल्पना भी कहते हैं। कल्पना में प्रतिमाओं का प्रयोग होता है, यानी जो इमेजिनेशन प्रतिमान बनते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कल्पना में प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। कल्पना में पुराने अनुभवों का ही पुण्य कल्पना एक सचेत क्रिया या मानसिक की अंतिम अवस्था होती है। कल्पना एक प्रेरित क्रिया है जो पुराने अनुभव पर आधारित होती है। कल्पना पुराने अनुभव का ही पुण्य निर्माण करती है, पुण्य निर्माण नहीं करती बल्कि नए रूप में निर्माण करती है, जिसे रचनात्मक कहा जाता है। कल्पना में प्रतिमाओं का उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है।
कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? यानी कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? किसकी? शिक्षक की क्या भूमिका होती है? कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका। कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका। पहली आती है भाषा विकास पर बल देना। कौन सी है? भाषा विकास पर बल देना। दूसरी है काल्पनिक खेल व क्रिया के लिए अवसर देना। यानी भाषा विकास पर बल देना, काल्पनिक खेल व क्रिया के लिए अवसर देना। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना और कहानी व अभिनय यानी जो कहानी व अभिनय का प्रयोग करना या करके सीखने पर बल देना। जिसका मतलब कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका भाषा विकास पर बल देना, काल्पनिक व क्रिया के लिए अवसर देना, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी व अभिनय का प्रयोग करना या फिर करके सीखने पर बल देना। इसलिए यानी कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिकाएं निम्न थीं। कल्पना का संबंध भूत और वर्तमान भविष्य तीनों से होता है। जो किसका होता है? जो यानी कल्पना का संबंध तीनों कालों में होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। कल्पना में चिंतन की अपेक्षा क्रमबद्धता, विवेक, समस्या तथा प्रयास त्रुटि का प्रयोग नहीं होता है। यानी कल्पना में चिंतन की अपेक्षा क्रमबद्धता, विवेक, समस्या तथा प्रयास त्रुटि की प्रयोग नहीं होता है। अब पढ़ते हैं कल्पना की उपयोगिता। कल्पना की उपयोगिता क्या है? उच्च विचारों के विकास। यानी कल्पना की उपयोगिता में आता है उच्च विचारों के विकास व ज्ञानार्जन में उपयोग। पहली उपयोगिता है उच्च विचारों के विकास व ज्ञानार्जन में उपयोग। दूसरी उपयोगिता है चिंताओं से मुक्ति व आनंद में सहायक। तीसरी उपयोगिता है कक्षा के विकास में उपयोगी। यानी उच्च विचारों के विकास में व ज्ञानार्जन में उपयोगी होता है, चिंताओं से मुक्ति व आनंद में सहायक होती है। तीसरा उपयोगिता है कला के विकास में उपयोगी। चौथी उपयोगिता होती है यानी समायोजन व सहानुभूति जागृति में उपयोगिता। कौन सी है? समायोजन व सहानुभूति में उपयोगिता। पांचवी उपयोगिता होती है आविष्कार व अनुसंधान में उपयोगिता। छठी उपयोगिता होती है स्वास्थ्य निर्माण के उपयोगी। कौन सी होती है? स्वास्थ्य निर्माण के उपयोगी। सातवीं उपयोगिता होती है खेल में उपयोगी। किसमें? खेल में उपयोगी। और आठवीं उपयोगिता होती है स्मृति शक्ति को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाती है। यानी उच्च विचारों के विकास में और ज्ञानार्जन में उपयोग होती है, चिंताओं से मुक्ति व आनंद में सहायक होती है, कला के विकास में उपयोगी होती है, समायोजन और सहानुभूति जागृति में उपयोगी होती है, आविष्कार व अनुसंधान में उपयोगी होती है, स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी होती है, खेल विधि में उपयोगी होती है। दोस्तों, ये टॉपिक तो हमारा कल्पना वाला यानी इमेजिनेशन। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।